चलो शुरू करते हैं बेटा, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। टॉपिक का नाम है राजे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, सभी लोग मेरे साथ बोलिए। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो आपका अपना पैसा कितना रहेगा धंधे में, आप बाहर से कितना पैसा बोरो करके धंधे में लगाएंगे, दैट इज बेसिकली इज व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। सो एक बारी और बोलें, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप अकाउंटिंग में करते थे, डेट इक्विटी रेशियो, आप अकाउंट्स में जो करते हैं, यहां पर भी इसका फॉर्मूला वही है, विच इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट हो गया सो कॉल्ड बोरोड फंड्स, इक्विटी हो गया आपका ओनर्स फंड। बाकी जब आप अकाउंट्स की क्लास करते हैं तो उसमें आपको फिर डिटेल में बताया जाता है कि डेट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इक्विटी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। यहां पर मोटे मोटे तौर पर डेट को मान लीजिए बोरोड फंड्स, इक्विटी में आपका आ गया शेयर कैपिटल विच इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड देन योर रिटेन्ड अर्निंग्स एज वेल। हाँ, उतना एक्सटेंसिव नहीं जाएंगे जस्ट लाइक अकाउंट्स, बट मोर और लेस वैसा ही आपको ये लगेगा। सो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलिए, इट रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। द फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। अब मैं इसके कुछ फैक्टर्स आपके साथ कराते जाऊंगा बेटा, आप इसमें भी फिलर्स बनाते जाएंगे, अभी नहीं पहले समझ लेंगे। तो पहला फैक्टर है बेटा कॉस्ट ऑफ डेट, मोर और लेस। तो आप बताइए बेटा, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, आई रिपीट कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज्यादा है, तो मैं मोर के लिए जा रहा हूं, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है तो वुड यू गो फॉर डेट और इक्विटी? इक्विटी। मेक सेंस? if debt is available at a high rate of interest, मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है, then it does not make sense for me to go for debt. In that sense, in that case, I should say I'll be going for equity. क्लियर यहां तक? अभी रीड करेंगे पूरा एनसीईआरटी, याद भी करेंगे साथ साथ। सेकंड पॉइंट है बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट। आइए समझते हैं बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट। आपको याद होगा हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में भी ये किया था। आपको याद होगा फ्लोटेशन कॉस्ट मोटे मोटे तौर पर क्या होता है, एक्सपेंसेस इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज लाइक ब्रोकरेज फी, प्रोस्पेक्टस का खर्चा, ये सब, दिस इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आप मुझे बताइए, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट मोर है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट मोर है, तो वुड यू गो फॉर डेट और इक्विटी? आई थिंक डेट, क्योंकि फिर इक्विटी इशू करने में इतने खर्चे, सपोज 10 लाख का मैंने शेयर इशू करा, 2 लाख रुपए मेरे फ्लोटेशन कॉस्ट में लग गए, तो मेरे हाथ में तो 8 लाख ही बच रही है। सो अगर मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है बेटा, देन आई शुड बी गोइंग फॉर डेट। दैट मेक सेंस? चलो पाजी, आइए पहले दोनों पॉइंट्स एक बारी दोबारा से पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट पहले मेरे साथ बोलिए सब लोग। इफ फर्म्स कैन अरेंज बोरोड फंड्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, then it will prefer more of debt. In other words, more of debt can be used when the cost of debt is low. और हमने आपका दिमाग चला रहे हैं, हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, अगर कॉस्ट ऑफ डेट इज मोर देन गो फॉर इक्विटी। सो डोंट यू थिंक दैट दैट मेक्स सेंस, और दैट मींस इफ द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस, आई विल बी गोइंग फॉर अ डेट। अब आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, मेरे साथ बोलिए। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज like brokers commission, underwriters fees, expenses on prospectus. तो बेटा ये भी आप मान के चलें कि अगर ज्यादा है तो डेट के लिए जाना सही रहेगा। थर्ड है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको मैं सिखाता हूं मेरे बेटे। फ्लेक्सिबिलिटी, यस और नो, मैं समझाता हूं क्या है। एक एग्जांपल समझो, सपोज एज अ कंपनी मुझे मार्केट से 10 करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, कितने का? तो आप बताइए, शुड आई बी गोइंग फॉर द होल 10 करोड़ लोन या थोड़ा कम? मेरे को 10 करोड़ का लोन मिल सकता है मार्केट से, क्या मुझे 10 करोड़ का लोन ही लेना चाहिए या थोड़ा कम लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? आई एम नॉट पुटिंग माय वर्ड्स इन योर माउथ, आपके हिसाब से पूरा 10 करोड़ का लोन लेना चाहिए या थोड़ा कम? थोड़ा कम। सो कैच क्या है, इफ यू वांट टू कीप सम फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप लेस डेट लोगे। इफ यू डोंट वांट टू कीप एनी फ्लेक्सिबिलिटी, पूरा ही निचोड़ना चाहते हो, पूरी एक साइड करना चाहते हो अपनी कैपेसिटी को, देन यू विल बी टेकिंग मोर डेट। अगर मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूं,
I know I can get a loan of say 10 crore rupees, but I want to have some flexibility कि in case मुझे फ्यूचर में जरूरत पड़े और मैं तब इधर उधर ना झांकू, तो उस केस में मुझे कम डेट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है यार, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, देखा जाएगा, देन आई विल बी टेकिंग मोर डेट। अब यहाँ पे बच्चे का सवाल आता है, पर सर अगर मेरी जरूरत ही 10 करोड़ की हो तो? अरे भाई जरूरत 10 करोड़ की है तो 10 करोड़ ही पूरे कर, मैं उसको मना नहीं कर रहा, जितना धंधे में पैसे की जरूरत है लगा। लेकिन अगर तेरे को पता है कि डेट की लिमिट ही तेरी 10 करोड़ है, देन इट्स बेटर टू टेक लिटिल बिट लेस ऑफ डेट, एंड जो रेजिडुअल बचा, जो रिमेनिंग बचा, दैट यू कैन गेट थ्रू इक्विटी। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं धंधे को श्रिंक कर ले या धंधे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी मत कर, बट आई एम सेइंग इज कि तेरे को कैपिटल लगाना है, डेट और कैपिटल मिला के। सो अगर तेरे को लगता है डेट 10 लाख रुपए का, 10 करोड़ का तेरा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और तेरे को 10 करोड़ का ही लोन मिल सकता है मार्केट से, इफ यू वांट टू कीप सम फ्लेक्सिबिलिटी इंटैक्ट अलाइव, then you should not be taking a debt of 10 crores, you should be taking a debt of less than 10 crores so that some flexibility is maintained। ठीक है जी, आइए इसको पढ़ते हैं एनसीईआरटी की भाषा। बोलिए मेरा बच्चा। इफ द फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू इट द फुल, it loses flexibility to issue further debt। To maintain flexibility, it must maintain some borrowing power for unforeseen circumstances। तो कुछ रख लो मार्जिन, वो सही रहेगा। अगर आप बिल्कुल ही ब्लाइंड होना चाहते हो, रेशनली नहीं सोचना चाहते कि नहीं मुझे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखनी, देन टेक मोर डेट, नो प्रॉब्लम। आते हैं फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल। देखो जी, कंट्रोल को समझने के लिए आपको इसको ऐसे बांटना है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट। ठीक है, ऊपर देखना मेरे बच्चों, अगर आप इक्विटी के लिए गए तो आपका पूरा कंट्रोल डाइल्यूट होगा ही होगा। अगर आप प्रेफरेंस के लिए गए तो लिमिटेड राइट्स जाएंगे। अगर आप डेट के लिए गए तो नो कंट्रोल लूज, या लॉस लिख देता हूं। तो अगर आपको यह चाहिए कि आपका पूरा बिजनेस पे आप ही का कंट्रोल हो, कोई और उस पे उसकी से ना हो, देन गो फॉर डेट। अगर आपको लगता है लिमिटेड चला जाए कोई दिक्कत नहीं, गो फॉर प्रेफरेंस। अगर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है नहीं हो रहा, देन गो फॉर इक्विटी। आइए एनसीईआरटी की भाषा पढ़ते हैं बेटे। बोले मेरा बच्चा, डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल, thus the owners of the company have complete control over the company। A public issue of equity share may reduce the management holding, so this factor also influences the choice between debt and equity। चलिए अगला बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट कंडीशंस। आपको जब मैंने एक टॉपिक कराया था फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, मैंने तभी तुम्हें बोला था कि तुम्हें काफी कॉमन मिलेंगे पॉइंट्स, और अभी आपको दिख भी रहे होंगे। स्टॉक मार्केट कंडीशंस, ध्यान देंगे, बुलिश, बेरिश। आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं फिर समझाएंगे, ठीक है। अभी अभी थोड़े एक दो अभी ही दिवाली जस्ट निकली, आप बताइए दिवाली के टाइम कमल के फूल की पूजा होती है, लोटस फ्लावर। अगर आपने दुकान लगा रखी है और लोटस फ्लावर बेच रहे हो आप, अब डिमांड इतनी ज्यादा है मार्केट में, सबको चाहिए कमल का फूल क्योंकि दिवाली पूजन में उसका यूज होना है। आप बताइए अगर थोड़ा खराब क्वालिटी का भी आपका या A1 क्वालिटी का कमल का फूल नहीं है आपका, क्या आपको लगता है तब भी बिक जाएगा? बिक जाएगा, क्योंकि एक फ्लो चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ऑन नॉर्मल डेज क्या आप वो खराब क्वालिटी का कमल का फूल बेच पाएंगे? नहीं। सो बच्चे इसको यहां से पकड़ो, अगर स्टॉक मार्केट बुलिश है, तेज चल रही है स्टॉक मार्केट, अच्छी चल रही है, अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है, खूब लोग पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो डोंट यू थिंक एक एवरेज कंपनी भी अपने शेयर इशू कर लेगी? तो अगर बुलिश चल रहा है देन गो फॉर इक्विटी, क्योंकि शेयर को इशू करना और बेच पाना आसान रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर बेरिश चल रहा है तो अच्छे अच्छे कंपनी भी, अब अगर कमल के फूल की डिमांड ही नहीं है तो आप जितना मर्जी अच्छा कमल का फूल लगा लो भाई साहब, आप ऐसे बाहर उसके वो एडवर्टीजमेंट भी कर लो, नहीं बिकेगा, बिकने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेंटीमेंट नहीं है, उसके लिए डिमांड नहीं है। सो अगर आपकी स्टॉक मार्केट बेरिश है, डूब रही है स्टॉक मार्केट, तो अच्छी अच्छी कंपनियां भी, उनका भी पसीना छूट जाएगा शेयर इशू करने में। देन डोंट यू थिंक बेरिश केस में इट्स बेटर टू गो फॉर अ। तो अगर आपकी स्टॉक मार्केट कंडीशन बुलिश मतलब गुड कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, इक्विटी। बेरिश, मरी हुई है मार्केट, देन गो फॉर डेट। गो फॉर क्या, यू हैव टू। ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं।
बोलिए हमारे साथ, इफ द स्टॉक मार्केट if the stock markets are bullish, equity shares can easily be sold even at high price. ठीक है जी, आगे, use of equity is then preferred. However, during a bearing phase, a company may find rising of equity capital difficult and thus may opt for debt. चलिए अगला है मेरा बच्चा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देखो बेटा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बेसिक मतलब है कि जो भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बनाओगे, यू हैव टू फॉलो और अबाइड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस गिवन बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यही कहता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। हमने एक वन मार्कर क्वेश्चन किया था, आई होप आप सबको याद हो। वो क्या था? even if the cost of debt is less, even if the cost of debt is less, no company can 100% rely on debts. तो हमने क्या आंसर बोला था? because without equity there can be no company. तो रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको भी आपको मद्देनजर दिमाग में रखना पड़ेगा while drafting a capital structure. ठीक है जी, आइए पढ़ते हैं। इसका कोई फिलर एज सच नहीं है, बोलिए मेरे साथ, एवरी कंपनी operates, जी बोलिए, every company operates within a regulatory framework provided by SEBI guidelines, raising funds from banks and other financial institutions, require fulfillment of other norms. The relative ease with which these terms are met also have the bearing upon capital structure. अगर आप फिर भी इसका फिलर बनाना चाहते हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिफिकल्ट, इजी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दोनों के लिए, डेट के लिए भी डिफिकल्ट इजी हो सकता है, इक्विटी के लिए भी डिफिकल्ट इजी हो सकता है। अब डेट के लिए कैसे डिफिकल्ट हो सकता है? सपोज आपने जहां से डेट उठाना है वो काफी सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्टेंट लगा दे आपके ऊपर, देन आपको शायद दुविधा होगी, यार मैं नहीं ले सकता इतने कॉन्स्टेंट के साथ, देन आप किसके लिए जाओगे? इक्विटी। सो वो आपको देखना पड़ेगा ईज और डिफिकल्ट किसके लिए। जिसके लिए इजी है वो आप जाओ, अगर डेट के लिए इजी है तो डेट के लिए जाओ नॉर्म्स, अगर इक्विटी के नॉर्म्स इजी है तो इक्विटी के लिए जाओ। समझ गए बात? अगर मेरे को डेट लेने में वो 10 प्रकार के रूल्स रेगुलेशन लगा रहा है, बंदिशें लगा रहा है, पाबंदियां लगा रहा है, कंस्ट्रेंट्स लगा रहा है, देन इट्स बेटर फॉर मी टू गो फॉर इक्विटी। अगर इक्विटी में सेबी इतना बोल रहा है, ये भी करो, वो भी करो, ये इसको खर्चा करो, ये प्रोस्पेक्टस लगाओ, ये 10 चीजें करो, और मेरे को लग रहा है इट्स कम्बरसम, देन आई विल बी ऑप्टिंग फॉर डेट। सो जो भी मेरे को इजी लगेगा, नॉर्म्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डेट के लिए लगेंगे तो डेट के लिए जाऊंगा, इक्विटी के लिए लगेंगे तो इक्विटी के लिए जाऊंगा। कॉमन चीज क्या है? जो मेरे को आसान लगे, जो मेरे को इजी लगे। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर इन फैक्टर्स। तो बोलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल, स्टॉक मार्केट कंडीशंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आइए आगे बढ़ते हैं जी, अभी आपके साथ पूरा पढ़ेंगे भी, आपके डाउट्स भी लेंगे, डोंट यू वरी। सेवेंथ है मेरा बच्चा, रिस्क। तो रिस्क भी आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में कराई हुआ है, मोर और लेस। आप बताओ, जिसमें लेस रिस्क होगा उसके लिए जाओगे कि जिसमें ज्यादा रिस्क है? लेस। अगर आपके ऑलरेडी बहुत सारे फिक्स खर्चे हैं, अब आप डेट के लिए गए तो डोंट यू थिंक आप अपना रिस्क बढ़ा लोगे? सो फिर डेट के लिए मत जाइए, लेस रिस्क के लिए जाइए। आइए पढ़ते हैं बेटा, बोलिए मेरे साथ, यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस। Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges like interest payment, preference, dividend, etc. Apart from this, there are some fixed costs as well. If the risk is more, less of debt is preferred. तो ऑब्वियसली रिस्क लेस है तो डेट के लिए जाइए, रिस्क मोर है तो डेट के लिए ना चाहिए। अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी इसको सिर्फ एक ही लाइन के साथ एक्सप्लेन करती है। ट्रस्ट मी, ये पर्टिकुलर पॉइंट इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत वेटेज रखता है, एक पर्टिकुलर चैप्टर में भी इसका जिक्र होता है, और इसको समझना विल बी सम आर्ट। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाता हूं टैक्स रेट, और फिर आप अपने आप से बताना मोर और लेस में आप किस पॉइंट के लिए जाने वाले हो। आइए एक एग्जांपल देते हैं आपको, प्लीज फोकस। अगर मैं आपसे बोलूं, जो कंपनी का टैक्स होता है जिसको बोलते हैं
कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है, अगर वो बढ़ा दिया जाए, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, कंपनीज को बोला कि जो तुम सपोज 20% 30% टैक्स देते थे अब बढ़ा के 40% देना है, आप बताइए कंपनीज के लिए इज इट अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव थिंग? श्रव्य जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या बताया मैंने, बताइए, बोलिए मैम। मैम फोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? फिर वही 25-26 नंबर आते हैं टेस्ट में आपके बॉर्डर पे, और मम्मी कहती है इसको एसआरसीसी भेजना है। गधे कब से घोड़ों की दौड़ों में दौड़ने लगे? चलिए जी ध्यान लगाएं, प्लीज फोकस। कॉर्पोरेट टैक्स, अगर गवर्नमेंट ने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया कंपनी के, आप बताइए कंपनीज के लिए ये बैड न्यूज है कि गुड न्यूज है? बैड न्यूज। बैड न्यूज है कि गुड न्यूज है? आप बताइए, अगर टैक्स बढ़ जाए, आपको बिल्कुल ये पैराडॉक्सिकल लगेगा, लेकिन अगर आप दिमाग लगा के समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो फिर आपको आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपके पैसा जो लगा हुआ है धंधे में, उसमें डेट बढ़ा देना चाहिए कि इक्विटी? अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, आपके प्रॉफिट पे बढ़ा दे, तो आपको डेट बढ़ा देना चाहिए अपने धंधे में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, कि इक्विटी? डेट। अगर ये बढ़ेगा तो आप डेट बढ़ाइए। बच्चा कहता है ऐसा क्यों? भाई जब आप डेट बढ़ाओगे तो आपको पता है आपको डेट पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इसका क्या मतलब है बताता हूं। आप बताओ, आपके प्रॉफिट पर टैक्स लग रहा है ना, आपके प्रॉफिट पर टैक्स लग रहा है ना, अगर आप डेट उठाते हो तो डेट पे आप क्या दोगे? इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस ट्रीट होगा, तो वो आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा? कम। अगर आपका प्रॉफिट कम है तो आपको उस पर टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अब यहां पे बच्चे दूसरी दलील देते हैं, अरे तो फिर बाहर वाले को भी तो दे ही रहे हैं ना पैसे, बाहर वाले को दे, गवर्नमेंट को दे। बात तो एक, ये बात एक कैसे? गवर्नमेंट को आप दे रहे हो, बदले में आपको कुछ गवर्नमेंट थोड़ा ना दे रही है, ट्रांसफर पेमेंट है वो तो। लेकिन अगर किसी से पैसे लिए, उसका पैसा यूज तो कर रहे हो आप, फिर उस पर आप पैसे दे रहे हो, अपने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो भैया अगर मैं किसी की सेवा ले रहा हूं तो फिर पैसे देने में मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरे को कोई सेवा भी नहीं दे रहा, मैं उसको पैसे भी दूं, ये तो भैया गलत बात है, मैं तो ना देता। समझ गए आप बात? सो व्हाट इज द कैच? द कैच इज, अगर टैक्स रेट बढ़ता है, मोर है, देन यू शुड बी गोइंग फॉर डेट। क्लियर ये बात? अभी उतारना नहीं है, रुक जाइए, समझ लीजिए पहले। किसी को इसमें कोई पहले सवाल करना है, कोई डिस्कशन है तो प्लीज कर लें पहले। टैक्स अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट बढ़ा दे तो आपको डेट बढ़ाना है, बिकॉज आप डेट बढ़ाओगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट दोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज वन एक्सपेंस। जो ही आपका प्रॉफिट कम हुआ, ऑब्वियसली आपको टैक्स भी गवर्नमेंट को कम देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक लाइन में एनसीईआरटी क्या कह रही है देखते हैं, बोलिए हमारे साथ। सिंस इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, cost of debt is affected by the tax rate. A higher tax rate thus makes debt relatively cheaper. तो आप एक बार लाइन पढ़ लो, कोई आपको चीज समझ नहीं आ रही तो पूछिए प्लीज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, ये थोड़ा सा अजीब पॉइंट है, ध्यान से सीखिएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मोर और लेस, आइए समझते हैं। प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पापा एक आइसक्रीम लाए हो या कोई खाने का सामान लाए हो, और आप और आपके सिबलिंग के बीच में ये बोल दिया गया हो कि भाई खा लो, एक ही है तुम खा लो, और आपने क्या करा कि आपने अपने सिबलिंग को बोला पहले तू खा ले। अब आप उसको ऐसे लप लप देख रहे हो कि ये भाई आधा ही खाए, क्योंकि जैसे वो आधे पे पहुंच रहा है, आप उसको बस 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 रुक जा रुक जा रुक जा। अरे दीदी क्या क्या सामान भर ला है? हाँ जी, ध्यान लगाए प्लीज एवरीबडी। आप ये बताइए कभी ऐसी सिचुएशन हुई है, और अगर वो उसके बियॉन्ड चले जाए तो आप रुस के बैठ जाओ, तू ही खा ले अब, मेरे को नहीं खाना। होता है ऐसा? होता है ऐसा? यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। अगर नहीं हुआ आपके साथ तब भी यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। आपके फादर साहब ने बोला ये आइसक्रीम है, ये आधी आधी खा लो, तो आपने पहले उसको बोला कि भाई तू खा ले, या उसने बोला पहले मैं खा लेता हूं, तो अब आपकी नजर उसी पे लगी हुई है, भाई कितना खा रहा है, बिकॉज यू आर
और पहले आप बोल रहे हो इतना इतना ही खाएगा तू, इतना, या कोल्ड ड्रिंक है तो इतनी पिएगा तू। लेकिन आप जैसे वो उसके बियॉन्ड जा रहा है, आपको गुस्सा आ गया, या तो आप छीनोगे, आप बोलोगे तू ही पी ले भाई, और आप उसके बैठ जाओगे। आप कहोगे भाई इससे क्या लेना देना, बताता हूं। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, उनका से होता है मैनेजमेंट में, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, या ईजीएम में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, वो अपना वोट वगैरह रखते हैं। भाई अगर उन्हें लगेगा ना कंपनी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड डेट ले रही है, तो उनका रिस्क बढ़ जाएगा। आप कहोगे कैसे? एक बात बताओ, अगर मार्केट में ये अफवाह चले, अफवाह क्या मतलब, मार्केट में ये न्यूज चली जाए कि ये कंपनी बहुत पैसा डेट पे ले रही है, अब जब आप डेट पे पैसा उठाते हो तो आपका रिस्क क्या है, बढ़ जाएगा। तो हो सकता है ये नेगेटिव न्यूज चली जाए स्टॉक मार्केट में कि भाई ये तो बहुत डेट पे जा रहे हैं, कभी भी घुसेंगे, ये कभी भी खत्म है ये कंपनी। आप बताइए उससे शेयर का प्राइसेस, तो भाई शेयर होल्डर तो मर जाएगा। आप तो मेरे को डे वन से कह रहे हो wealth maximization concept, the main objective of financial management is to maximize wealth. And when is wealth maximized? When EPS rises, when the share prices on the stock exchange rises. अरे भैया अगर एक लिमिट के बियॉन्ड डेट लिया तो फिर प्रॉब्लम क्या आने वाली है, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मेरे प्राइस जो है शेयर के वो कम हो सकते हैं इस न्यूज से कि ये कंपनी बहुत ज्यादा डेट ले रही है। दिस इज कॉस्ट ऑफ डेट। तो अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है, आपके शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि एक लिमिट के बियॉन्ड आप जा रहे हो डेट के लिए, देन आप ज्यादा डेट नहीं यूज कर पाओगे, फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इक्विटी। अगर कॉस्ट ऑफ डेट बहुत ज्यादा चला गया ऑलरेडी, आपके शेयर होल्डर कह रहे हैं ना इसके बियॉन्ड डेट नहीं लेने देंगे आपको, और आपको पैसे की जरूरत है, तो फिर आप डेट की बजाय कौन सा साधन उठाओगे, आप बताइए क्या शेयर होल्डर्स इस चीज पर सही है, ये जो इन्होंने अपना स्टांस रखा कि नहीं भाई नहीं नहीं होएगा, इस लिमिट के बियॉन्ड डेट नहीं ले सकते, क्या ये सही है अपनी जगह पर? डू दे हैव अ राइट और आर दे बीइंग जस्टिफाइड इन डूइंग दिस और पुटिंग दिस कंस्ट्रेंट? सही है ये? बोलो। बिल्कुल सही है मेरे भाई, उनका हक बनता है भाई, वो ओनरशिप में अब आपके साथ हैं, शेयर होल्डर हैं वो, समझ गए? और अपना फायदा तो हर कोई देखेगा। बोलिए मेरे साथ, स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी which is related with the risk. When a company increases debt, the financial risk faced by equity shareholders increases. It is because of this reason, if debt is used beyond a particular point, the share prices may decrease. तो फिर इसकी वजह से वो आपको कहते हैं कि नहीं भैया आप एक लिमिट के बियॉन्ड अपना डेट ज्यादा यूज ना करें। इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज में भी जान के छोड़ रहा हूं। अगला आ जाए बेटा आरओआई। तो मैंने आपको सिखा रखा है इफ आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो डेट के लिए जाएंगे हम। मैंने जो फाइनेंशियल लेवरेज का एग्जांपल आपको कराया था, उसमें मैंने क्या प्रूव किया था कि अगर आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट देन ईपीएस विल इंक्रीज विद मोर डेट। याद करो, जीरो डेट, 10 लाख का डेट, 20 लाख का डेट, अर्निंग पर शेयर बढ़ गई थी विद मोर डेट। क्वेश्चन नंबर 16 था आई गेस, आप देख लो एक बारी, फाइनेंशियल लेवरेज वाला। सो अगर आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट देन गो फॉर डेट, अगर ROI is less than cost of debt, then go for equity. ठीक है, वो एग्जांपल आप न्यूमेरिकल वाला दोबारा देख लेंगे एक बार। अगला है जी कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन गुड और बैड, ये बताओ अगर आप डेट के लिए जाते हो तो ये बताना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? इंटरेस्ट अगर दोगे तो इनफ्लो ऑफ कैश है क्या आउटफ्लो ऑफ कैश है? अरे भाई नीचे क्या शुतुरमुर्ग की तरह बैठा है, ऊपर देखना, कुछ समझा रहा हूं, ध्यान लगाएं प्लीज। अगर आप डेट के लिए जा रहे हो तो डेट अगर आपने लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो इनफ्लो ऑफ कैश है क्या आउटफ्लो ऑफ कैश है? तो आप बताइए, इफ यू वांट टू गो फॉर डेट, डोंट यू थिंक यू हैव टू हैव अ गुड कैश फ्लो पोजीशन? भाई साहब आपकी अंटी में पैसा होना चाहिए, रोकड़ होना चाहिए, तब डेट के लिए जाओगे, क्योंकि ब्याज कहां से दोगे फिर अगर आपके पास कैश ही नहीं है तो? क्रेडिट पे दिया कभी ब्याज? ब्याज तो भाई पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड कैश फ्लो पोजीशन। आइए इसके एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं, बोलिए। साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर बोरोइंग। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स कैश पेमेंट्स but also should cover normal business operation, fixed asset investments,
एंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब तक हमने कर लिया कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स। बोलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल, स्टॉक मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिस्क टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क, कैश फ्लो पोजीशन, रिस्क हो गया, आरओआई, कैश फ्लो पोजीशन। एक अभी हमने छोड़ा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, वो सबसे एंड में लूंगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला है बेटा आईसीआर। आप देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और फॉर्मूला है बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। बेटा याद कर, जो मैंने तेरे को न्यूमेरिकल कराया था उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मेन एनसीईआरटी का था उसमें 4 लाख थी, और जो मैंने बैक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल कराया था उसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख थी। मैं ये तेरे को डेटा क्यों बता रहा हूं, ताकि तेरे को याद आ जाए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट था क्या। अब ये बताओ, यहां पर फॉर्मूला आईसीआर का क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। इसके बारे में बात करूंगा लेकिन कंपैरिजन में। अगला पॉइंट आ गया डेट सर्विस कवरेज रेशो। पढ़िए, डेट सर्विस कवरेज रेशो, और इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और देखो सारे खर्चे ऐड हो रहा है वो साथ में, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। मेन इसका ना डिनोमिनेटर देखना, आईसीआर में डिनोमिनेटर सिर्फ क्या था, आईसीआर में डिनोमिनेटर सिर्फ क्या था, देखो इंटरेस्ट, और इसके अंदर है बेटा इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट तो है ही है, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी है, मतलब पूरा पैसा जो आपको पे करना है। तो आप बताइए किसमें आपके सारे ही खर्चे कवर हो रहे हैं, आईसीआर में के डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। इसलिए बेटा अगर क्वेश्चन आए कि दोनों में से कौन सा बेटर इंडिकेटर है टू शो दी रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, तो आप बताइए कौन सा बेटर है, क्योंकि it takes into account not only the interest but also the other key factors such as preference dividend as well as repayment obligations। अब नॉर्मल पढ़ लो। तो कहता है आईसीआर के लिए पढ़ो, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, नहीं नहीं पढ़ना है बस, ठीक है, बिफोर टैक्स ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, फिर उसका फॉर्मूला लगा दिया। आगे क्या कह रहा है, हायर द रेशो लोअर शेल बी द रिस्क। ऑब्वियस बात है, अगर ये रेशो हायर है, अगर ये रेशो हायर तो यानी आपका न्यूमरेटर बढ़िया है, अर्निंग ज्यादा है और इंटरेस्ट कम। तो अगर ये रेशो हाई है तो गो फॉर डेट, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाई कब होएगी, जब न्यूमरेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम। न्यूमरेटर क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इफ यू हैव गुड मनी, गुड प्रॉफिट, एंड आपके उसमें इंटरेस्ट का रेशो बड़ा कम है, देन यू कैन इजीली गो फॉर मोर डेट। सेम डेट सर्विस कवरेज रेशो के लिए पढ़े, कहता है here the cash profit generated by the operations are compared with the total cash required for the service of the debt, और फिर आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। A higher DSCR indicator indicates better ability to make cash commitments and consequently the company's potential to go for debt। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर, क्लियर। तो जो लास्ट फैक्टर मैंने आपको बोला कि मैं अलग से आपको बताऊंगा वो है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। ये बताइए, अगर मैं अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर सोच रहा हूं तो क्या मुझे दूसरी कंपनीज के भी कैपिटल स्ट्रक्चर को देख लेना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा, एक आइडिया हो जाएगा कि हमारी इंडस्ट्रीज में लोग कैसे काम करते हैं। बट साथ ही में आपकी एनसीईआरटी कहती है कि आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है इसको, आप देखो, ऑब्जर्व करो, अपने प्लसेस देखो, अपने माइनसेस देखो, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेसेस देखो, एंड देन फॉलो अकॉर्डिंगली। सो अब हमारे पास टोटल फैक्टर्स जो आ गए वो आ गए 14। ठीक है, बोलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स, द फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। अब फॉर्मूला सॉरी इसके फैक्टर्स बोलते चलिए, कॉस्ट ऑफ डेट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल, स्टॉक मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिस्क टैक्स रेट,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी ROI, कैश फ्लो पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशो। ठीक है जी, तो अब आपने इसके फिलर्स भी बनाने हैं अपनी किताब में हमारे साथ और पूरा रीड भी करना है, फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं और फिर हम इस पर बेस्ड अभी आज ही एप्लीकेशन क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को राम राम कर देंगे। ठीक है जी, पहले पढ़ लीजिए फिर एक साथ डाउट्स लीजिए।